स्क्रीन पे जो मॉक पेपर का पीडीएफ तुम्हें दिख रहा है, ये पीडीएफ मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे शेयर किया था। इस मॉक पेपर का कुछ पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुमने इसको अटेम्प्ट नहीं किया इन क्वेश्चंस को, तो नीचे पीडीएफ प्रोवाइडेड है, तुम वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 11 cot इनवर्स माइनस 5 बाई अंडर रूट 11 बाई 2। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, तो इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स -5/√11 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसे थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो लिखा है साइन ऑफ 11 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 6 थीटा माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे आया 11 थीटा बाई 2, यहाँ पे आया साइन ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 6 थीटा। राइट, तो इसका ही वैल्यू हमें पूछा है। ठीक है, सच दैट थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स -5/√11। तो कैसे करेंगे? देखो, ऑब्वियस सी बात है कि हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे ऐसे साइन ऑफ 6 थीटा तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, बहुत लेंदी फॉर्मूला होगा, तो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोशिश यही रहेगा कि पहले हम इस क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हैं, साइन ऑफ 6 थीटा माइनस साइन ऑफ 11 थीटा बाई 2 कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ 11 थीटा बाई 2 साइन ऑफ 6 थीटा प्लस कॉस ऑफ यहाँ पे 11 थीटा बाई 2 कॉस ऑफ 6 थीटा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे कॉस ऑफ दिस टाइम्स कॉस ऑफ दिस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इन दोनों को कंबाइन करते तो क्या मिलेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब 11 थीटा माइनस 12 थीटा बाई 2। तो कॉस के अंदर नेगेटिव साइन मतलब सेम ही रहेगा, सेम ही चीज, कॉस थीटा बाई 2 बन जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे माइनस देन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अगर बाहर ले ले तो यहाँ पे माइनस साइन प्लस बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस वाले क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब थीटा क्या है? कॉट थीटा हमें दिया है -5/√11। राइट, तो अगर कॉट थीटा ये दिया है तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। 5 यहाँ पे √11, यहाँ पे आएगा 36, इसका अंडर रूट, तो 6 ये एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा? देखो, कॉस थीटा बाई 2 हम बोल सकते हैं दिस विल बी अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा, क्योंकि देखो कॉट थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है पाई बाई 2 से पाई तक। तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक। इसका मतलब थीटा बाई 2 एक्यूट एंगल है, तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 भी पॉजिटिव आएगा, साइन ऑफ थीटा बाई 2 भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा ये आ जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा यहां से देख सकते हैं 5/6 है, तो 1 प्लस 5/6 यानी कि 11/6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 2√3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 1/6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2√3। ठीक है, तो ये वाला क्वांटिटी क्या बन जाएगा? अंडर रूट 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√n फॉर सम m n बिलोंगिंग टू n, जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू 1। तो हमें m प्लस n पूछा है, तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे m क्या आएगा? m विल बी इक्वल टू 11, n विल बी इक्वल टू 3। राइट,
तो m प्लस n क्या आएगा, m प्लस n आ जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बच जाएगा इस क्वेश्चन का। तो डेफिनेटली राउंड 1 का सवाल है, अगर तुमने ये नोटिस कर लिया कि हाँ इसे हम कंबाइन करके इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर ऐसे ट्रायंगल बना के cos थीटा बाई 2 एंड sin थीटा बाई 2 का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेट फॉर सम लैम्डा बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स a इक्वल टू दिस वेक्टर, b इक्वल टू दिस वेक्टर, if a minus b cross a plus b cross b is equal to 24 k cap plus 40 j cap minus 8 I cap, then magnitude of the vector lambda times this is m root n, right, where m and n are co-prime natural numbers and m is even। तो हमें 2m plus n इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, 2m plus n इसका मतलब पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से पहले लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये इक्वेशन क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमारे पास होता है, तीन वेक्टर्स का ऐसे प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, लेट्स से क्यू क्रॉस आर हमने पहले किया, उसके बाद उसके साथ पी का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसको अगर हम देखें, जो भी दो वेक्टर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसके साथ ये वाला जो वेक्टर आएगा ये कोप्लेनर होता है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज समथिंग लैम्डा क्यूब प्लस म्यू आर, राइट, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स। कोई भी वेक्टर इन प्लेन ऑफ क्यू एंड आर हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्यू प्लस म्यू आर। और इस वाले स्पेसिफिक केस में जहां पे पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर हमें निकालना होता है, तो वो वाला वेक्टर जो आता है वो आता है यहाँ पे लैम्डा की जगह आता है पी डॉट आर। ठीक है, तो क्यू को छोड़ दो और बाकी जो दो वेक्टर्स है उन दोनों का डॉट ले लो, तो पी डॉट आर और प्लस म्यू, यहाँ पे म्यू की जगह क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे देखो आर को छोड़ के बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि पी डॉट क्यू। ठीक है, पी डॉट क्यू एंड देन आर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले वेक्टर को देख सकते हैं क्या आएगा, P हमारे पास a माइनस बी है, तो P डॉट आर, अच्छा P एंड R आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि a क्रॉस b जो आएगा वो a एंड b दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो a माइनस बी का भी परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे P डॉट आर जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा P डॉट क्यू यानी कि ये बनेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी इसका स्क्वायर टाइम्स यहाँ पे आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड है -8 40 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 13। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 यानी कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 5। तो यहां से देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा, अच्छा यहाँ पे एक माइनस साइन है, राइट, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 8। अच्छा ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी यहां से देख सकते हैं आई जे के, ए है लैम्डा 2 माइनस 3 1 माइनस लैम्डा 2, तो यहां से आएगा 4 माइनस 3 लैम्डा, यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस ऑफ 3 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, नहीं माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, तो 2 माइनस कॉमन देन 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखते हैं, ये वाला वेक्टर है 4 माइनस 3 लैम्डा माइनस ऑफ 3 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -8 40 24। यहाँ से 8 -8 कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, 1 -5 -3, तो यहां से आ गया
4 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 1, यहां से आ गया लैम्डा इक्वल टू 1, राइट। और लैम्डा इक्वल टू 1 अगर इसमें भी डालेंगे, यहाँ पे -3 बनेगा, यहाँ पे बनेगा -5, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा 1 आएगा, ठीक है। तो अगर लैम्डा 1 है तो इस वाले वेक्टर को हम आसानी से निकाल सकते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, a क्रॉस a तो 0 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस a क्रॉस b, तो माइनस a क्रॉस b, यहाँ पे b क्रॉस a, तो इसे फिर से लिख सकते हैं माइनस ऑफ a क्रॉस b, तो ऐड हो जाएगा -2 टाइम्स a क्रॉस b, और यहाँ पे b क्रॉस b 0 है, तो यहाँ पे इसका बस हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ऑलरेडी पता है ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट। ए क्रॉस बी वेक्टर जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे -8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर ये आएगा 1 -5 -3, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे बोल सकते हैं √1 प्लस 25 प्लस 9, तो √35, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इस वाले वेक्टर का वो क्या आएगा, 2 टाइम्स √35। क्वेश्चन में हमें बुलाया है कि m√n है, और जहां पे m एंड n कोप्राइम नेचुरल नंबर है, m इज इवन, तो यहाँ पे क्लियरली m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 35 है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा, 2m प्लस n, 2m प्लस n यानी कि 39, ठीक है। तो 39 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो डेफिनेटली ये राउंड 1 का ही सवाल है, क्योंकि इसमें बस तुम्हें कैलकुलेशन करना है। हाँ, अगर कैलकुलेशन की वजह से इसे राउंड 2 में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन डुएबल, ठीक है, वेक्टर से। अगर तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, लेट ए बी द रेक्टेंगुलर रीजन enclosed by the lines x plus 2y plus 1 equal to 0, 2x minus y equal to 0, x plus 2y plus 6 equal to 0 and 2x minus y equal to 7, ठीक है। तो चार लाइंस हमारे पास है, ठीक है। चार लाइंस में दो लाइंस आपस में पैरेलल है और बाकी दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं, लेट्स से एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे बोल देते हैं एक्स प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे बोल देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको बोल देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एस बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस विच डिवाइड्स द रीजन ए ये वाला रीजन है, ठीक है, into two parts of equal area. The equation of the straight line L belonging to the set S, which is at maximum distance from the point 0, 1 is ax plus by plus c equal to 0, where a b c belongs to R and GCD of a, b equal to 1. तो हमें a plus b plus c का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसको कब हम बाइसेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से अगर सारे स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ कर ले, तो सारे स्ट्रेट लाइंस जो भी उस पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो सारे स्ट्रेट लाइंस इस रीजन को बाइसेक्ट करेंगे। क्लियरली हम बोल सकते हैं वो इस रेक्टेंगुलर रीजन का सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से तुम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, वो इस रेक्टेंगुलर रीजन को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, एरिया वाइज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली सारे जो स्ट्रेट लाइंस होंगे एल, ठीक है, लेट्स से दिस इज एल, तो एल ऑलवेज पासेस थ्रू द centroid of this rectangle, ठीक है। तो अगर सेंट्रॉइड से पास कर रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 0,1 कहीं पे लेट से यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, 0,1 यहाँ पे है। तो हमें वो ऐसा एक लाइन एल ढूंढना है जो इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूरी पे है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे अचीव होगा, सोचो, ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं जब ये स्ट्रेट लाइन एल इस पॉइंट से पास करेगा और इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लेट्स से ये लाइन है और
ये हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इस वाले सेंट्रोइड वाला पॉइंट है, लेट्स से सी, ठीक है, और ये गिवन पॉइंट है पी। तो हम बोल सकते हैं ये एल वाला लाइन हमें कब मिलेगा, जब ये पीसी परपेंडिकुलर टू एल होगा। पीसी लाइन जो होगा, ठीक है, पीसी लाइन में हाईलाइट करता हूं यहाँ पे, पीसी ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पीसी लाइन जो है, पीसी लाइन एल के परपेंडिकुलर होगा, तभी जाके ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के साथ मैक्सिमम दूरी पे होगा। तो क्लियरली बोल सकते कि सी पॉइंट अगर हमारे पास आ गया तो पीसी का स्लोप निकाल के हम एल का इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका अगर स्लोप एम है, ठीक है, पीसी का स्लोप अगर एम है तो एल का स्लोप क्या होगा, -1/m। और एल का एक पॉइंट भी हमें पता है जो कि है यहाँ पे सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, तो वहां से हम एल का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ ये कैलकुलेशन। इसका मैं आंसर दे देता हूँ क्या आएगा, इसको तुम सॉल्व करना खुद से। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला लाइन जो एल का इक्वेशन आएगा, इसका इक्वेशन आएगा 7x - 31y - 70 = 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए जो आएगा, ए आएगा 7, बी आएगा -31, सी आएगा -70, ठीक है। और हमें जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1 दिया है। तो जीसीडी एक्चुअली नेगेटिव नंबर के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 31 का मॉड ले लें, ठीक है। तो 7 एंड 31 आपस में कोप्राइम है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए जो है वो 7 है, बी -31 है, सी -70 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो मॉड्यूलस आएगा वो आएगा 7 -31। तो यहाँ पे आएगा -23, 24, -24 -70 -94 का मॉड्यूलस यानी कि 94, ठीक है। तो 94 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा, तुम इसे वेरीफाई कर लेना। तो ये कैसा क्वेश्चन है, अगर ये क्लिक हो गया कि सारे जो लाइंस होंगे वो इस फिक्स पॉइंट से पास करेंगे, तो ये राउंड 1 का सवाल है, या तो बोल सकते हो ये राउंड 2 का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें क्लिक नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, let fx be a real twice differentiable odd function such that f of 4 plus x equal to f of 6 minus x, ठीक है, for all x belonging to R and f1 equal to f dash 2 equal to 0, ठीक है, f2 and f dash 1 are equal and they both are equal to 3. For alpha beta belonging to z, define I of alpha beta as this integral. तो हमें पूछा है I of 0,2, 3 times I of -8,10, I of -11,11, इन तीनों का सम। तो कैसे करेंगे इसे, देखो यहाँ पे जो I of अल्फा कॉमा बीटा गिवन है, ये तो हम देख सकते हैं कि ये तो सिंपल है, ये तो चेन रूल से बोल सकते हैं कि ये तो f टाइम्स f डैश इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, राइट। f टाइम्स f डैश को डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा fx टाइम्स f डैश x विथ लिमिट्स फ्रॉम अल्फा टू बीटा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा f ऑफ बीटा टाइम्स f डैश बीटा माइनस f ऑफ अल्फा टाइम्स f डैश अल्फा, राइट। तो यहाँ पे अगर अल्फा बीटा चेंज हो रहा है तो ये वाला इंटीग्रल का भी वैल्यू चेंज होगा, राइट। तो हमें वही कंसीडर करना है कि एफ ऑफ, लेट्स से यहाँ पे आई ऑफ 0,2 अगर हम कंसीडर करें तो एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ डैश 2 इसका वैल्यू हमें पता करना है। उसके बाद एफ ऑफ 0 टाइम्स एफ डैश 0 इसका वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं। एफ ऑफ 6 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस करूँ तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 5 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि 5 का अबाउ एफ सिमेट्रिक है, ठीक है। ये तो एक रिलेशन आ गया। अब देखते हैं दूसरा कोई रिलेशन हम निकल पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे बोला है एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स ऑड है यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस 5 सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या बनता है, 5 प्लस एक्स माइनस 5 यानी कि एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा, 5 माइनस 5 माइनस
सॉरी 5 - x -5, तो 5 - x +5, तो f ऑफ 10 - x बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को x-10 से रिप्लेस करता हूँ, नहीं x+10 से रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा f ऑफ -x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, f ऑफ x-10, सॉरी +10, राइट। तो अगर ये बन गया, f ऑफ -x को फिर से लिख सकते हैं -f ऑफ x, तो यहां से आ गया f ऑफ x+10 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये और एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब यहां से भी देखो हम एफ एक्स के पीरियड के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। एफ एक्स देखो पीरियडिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x को x+10 से रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x+20 प्लस एफ ऑफ x+10 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज अगर इक्वल है, इसका मतलब एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x+20, तो बोल सकते हैं एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 20, राइट। तो एफ एक्स के बारे में बहुत कुछ चीजें हमें पता चल गया गिवन इंफॉर्मेशन से। अब इसे कैसे निकाले, एफ ऑफ बीटा टाइम्स एफ डैश बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा टाइम्स एफ डैश अल्फा। इसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले केस के लिए हमारे पास 2 एंड 0 है, तो एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ डैश 2 माइनस एफ ऑफ 0 टाइम्स एफ डैश 0 प्लस सेकेंड वाले केस के लिए 3 आउटसाइड, देन एफ ऑफ 10 एफ डैश 10 माइनस एफ ऑफ -8 टाइम्स एफ डैश -8 प्लस यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 11 टाइम्स यहाँ पे आएगा एफ ऑफ -11 माइनस, सॉरी एफ ऑफ 11, राइट। यहाँ पे आएगा एफ ऑफ -11 एफ डैश एट -11। तो यहाँ पे देखते हैं, एफ डैश 2 0 दिया है, एफ डैश 1 3 दिया है, ठीक है। एफ ऑफ 1 0 दिया है, तो एफ ऑफ 1 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। एफ डैश 2 कहीं पे आ रहा है, हाँ एफ डैश 2 आ रहा है यहाँ पे, तो एफ डैश 2 0 है, तो ये वाला टर्म उठ जाएगा, ठीक है। अब एफ 0 इंटू एफ डैश 0, एफ 0 क्या होगा बोलो, अगर एफ एक ऑड फंक्शन है तो एफ 0 0 होना चाहिए, राइट। ऑड फंक्शन के लिए हमेशा एफ 0 इक्वल टू 0 होता है, तो एफ 0 भी 0 अगर है, ये टर्म भी उड़ गया, तो ये टर्म 0 हो गया पूरा। अच्छा, एफ ऑफ 10 कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये वाला इंफॉर्मेशन है, एफ ऑफ x+10 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। इसमें अगर x को 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 10 मिल जाएगा, एफ ऑफ 10 प्लस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ 10 भी 0 आएगा। एफ ऑफ 10 भी 0 आएगा, इसका मतलब ये टर्म भी 0 होगा। एफ डैश एट -8 एफ ऑफ -8, ठीक है। तो अगर -8 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले इंफॉर्मेशन में अगर देखें, एफ ऑफ यहाँ पे अगर 20 प्लस एक्स देखें, या फिर एक्स को -8 डाले, ठीक है, तो एक्स को अगर -8 डालेंगे, दिस विल बी एफ ऑफ 20 -8, यानी कि एफ ऑफ 12। दिस इज अगेन इक्वल टू, हम बोल सकते हैं माइनस एफ ऑफ 2। क्यों, इस वाले इंफॉर्मेशन से हम एक्स को यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ 12, तो एफ ऑफ 12 विल बी माइनस एफ ऑफ 2, तो यहाँ से आएगा माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 है यहाँ पे 3, राइट, तो -3 आ गया। अब इफ डैश एट -8 कैसे निकालेंगे, इफ डैश एट -8 देख सकते हैं, इफ डैश एट -8 विल बी इक्वल टू, यहाँ से इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड, राइट। तो इफ डैश -8 विल बी सिंपली इक्वल टू इफ डैश एट 12। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करें क्या मिलेगा, इफ डैश एट x+10 विल बी इक्वल टू माइनस इफ डैश ऑफ x, तो ये बन जाएगा फिर से माइनस इफ डैश ऑफ 2। इफ डैश एट 2 क्या है, 0 है, तो ये वाला फैक्टर 0 आएगा, क्योंकि इफ डैश एट -8 0 है, 0 बन गया। अब देखते हैं एफ ऑफ 11 टाइम्स एफ डैश 11, तो एफ ऑफ 11 निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर इस वाले इंफॉर्मेशन में x को 1 डाले, एफ ऑफ 11 बन जाएगा, एफ ऑफ 11 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 0 है, तो यानी कि एफ ऑफ 11 भी 0 है, तो ये वाला टर्म भी 0, ठीक है।
ये वाला टर्म भी जीरो। इस वाले टर्म को देखते हैं, एफ ऑफ -11 टाइम्स एफ डैश एट -11। एफ ऑफ -11 देखो हम लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ 11, क्योंकि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 11 अगर जीरो है तो माइनस एफ ऑफ 11 भी जीरो होगा, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि ये वाला जो टोटल टर्म आएगा, ये पूरा सम, इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली राउंड टू का सवाल मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। तुम्हें पूरा फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा गिवन फंक्शनल रूल्स है, ठीक है। फिर तुम्हें इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है बस। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, a curve y equal to yx satisfies the differential equation 2 times this equal to this square plus this का square, ठीक है। if y equal to yx represents a pair of straight lines passing through origin and the angle between those straight lines is theta, तो हमें tan थीटा का वैल्यू पता करना है। तो पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रहा है, ये तो जस्ट दिया है कि ए स्क्वायर, ये दिया है बी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है 2ab। तो इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि बोल सकते a इक्वल टू बी। तो a इक्वल टू बी क्या आएगा, dy dx टाइम्स √2x प्लस 2y इक्वल टू x माइनस √2y। तो हमारे पास ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो होमोजीनियस फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें क्या उसका जरूरत है। देखो क्वेश्चन में एक बात बोला है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो dy dx जो भी आएगा एक कांस्टेंट ही आएगा। और हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास करते हुए हैं, ठीक है, तो y बाई एक्स जो आएगा, y बाई एक्स वही m बन जाएगा, वही dy dx बन जाएगा, राइट। तो यहां से देखो dy dx अगर मैं m सब्स्टिट्यूट करता हूं मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं दोनों तरफ एक से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बन जाएगा 1 माइनस √2m डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2m। तो यहां से देखो m में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। तो m में अगर एक क्वाड्रेटिक बन रहा है 2m स्क्वायर प्लस √2m इक्वल टू 1 माइनस √2m, यहां से आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2 √2m माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से हम देखें, इसका जो रूट्स है m1 एंड m2 बोल देते हैं, ठीक है, m1 एंड m2। m1 कॉरेस्पॉन्ड करेगा लाइन 1 के साथ और m2 कॉरेस्पॉन्ड करेगा लाइन 2 के साथ, ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइंस जो है यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो उनका स्लोप जो होगा m1 एंड m2 होगा। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, tan थीटा, इजीली निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग m1 एंड m2। ये आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, इसका मॉड्यूलस। तो देखो न्यूमरेटर तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा √t। तो रूट अंडर 8 प्लस 8 तो 16 तो 4, ठीक है। √t बाई मॉड ए क्या है 2 है, ये आएगा ऊपर का न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 क्या आएगा, ये आएगा m1 m2 जो आएगा वो आएगा माइनस हाफ, राइट। तो 1 माइनस हाफ। तो यहां से देख सकते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई हाफ यानी कि 4, ठीक है। तो यहां से बिना डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करे हमारे पास आंसर आ गया tan थीटा इक्वल टू 4। तो काफी अच्छा सवाल है, इसे राउंड 1 में कर सकते हैं, राउंड 2 में भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल बन जाता है अगर तुम्हें ये वाला चीज क्लिक हो जाता है, ठीक है, कि अगर dy dx कांस्टेंट है तो दोनों तरफ m में अगर m सब्स्टिट्यूट कर दे dy dx इक्वल टू m, तो उससे m में क्वाड्रेटिक बन जाएगा और फिर उससे हम
डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम इजीली tan थीटा निकाल सकते हैं। तो अगर ये अप्रोच क्लिक हो गया, डेफिनेटली तुम राउंड वन में इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कंसीडर द सेट एस इक्वल टू दिस, ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय दिस, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट है, हमें पांचों वेरीफाई करना है और नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे आंसर के तौर पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले आर रिलेशन हमें पता करना होगा, आर में कितने एलिमेंट्स है, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। फिर चेक करना होगा आर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, और चेक करना होगा आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। पहले आर को सिंप्लीफाई करते हैं। आर में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² y माइनस XY² प्लस 3y³ इक्वल टू 0। तो इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने को बोला है तो इसका मतलब जरूर कोई सिंप्लीफिकेशन होगा इसका। तो एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में हमें एक रिलेशन चाहिए, राइट, तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या डाले कि यहाँ पे 0 बन जाए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों को, तो मुझे एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है, x² माइनस y², और यहाँ पे भी 3y को अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे भी x² माइनस y² बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 3y एक फैक्टर है, यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और दो फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहां से आ गया आइदर x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू वाई। ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता क्योंकि देखो x एंड y का जो सेट है, ठीक है, x एंड y जिस सेट से आ रहा है वो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू माइनस वाई भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो ही केस है, ठीक है, x इक्वल टू 3y एंड x इक्वल टू वाई। अब सेकेंड वाला केस तो काफी इजी है, x इक्वल टू वाई मतलब हमारे पास साढ़े 20 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 1,1 यहाँ पे आएगा, 2,2, उसके बाद ऐसे करते करते अप टू 20,20। तो पहला ही केस हमें काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे, x इक्वल टू 3y। ठीक है, तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स बाई 3, तो x को पहले हम 3 डालेंगे, y बन जाएगा 1, नेक्स्ट डालेंगे 6, यहाँ पे बनेगा 2, ऐसे करते करते यहाँ पे देख सकते हैं कितना तक जाएगा, 20 से जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल जो कि है 18, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो टोटल कितने यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 6, राइट। तो यहाँ से आ गए 6 ऑर्डर पेयर्स, यहाँ से आ गए 20 ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर क्या है, 26 है, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है, जो भी हम एक्स डाल रहे हैं आर में, ठीक है, आर के डोमेन में जो भी एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दैट डोमेन, ठीक है, वी शुड हैव एक्स कॉमा एक्स इन द सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सारे एक्स के लिए क्या एक्स कॉमा एक्स आर में है, ऑब्वियसली है क्योंकि 1,1 भी है, 2,2 भी है, अप टू 20,20 भी है, तो आर तो डेफिनेटली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, राइट। अब हमें चेक करना है आर सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक पेयर ए कोमा बी चूज कर ले जो कि आर में लाई कर रहा है, ठीक है, अगर आर सिमेट्रिक है इसका मतलब हर एक ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए को आर में रहना पड़ेगा। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 3,1 इस रिलेशन में है बट 1,3 आर में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, तो ऑब्वियसली आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत। अब देखते हैं आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई ए कोमा बी पेयर है आर के अंदर, ठीक है, और बी कोमा सी भी है, तो हर एक ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए जहां पे ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, हमारे पास ए कोमा सी आर में रहना चाहिए, तभी जाके आर ट्रांजिटिव बनेगा। पर यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मान लो 12 कोमा यहाँ पे 3, ठीक है, सॉरी 9,3, 9,3 अगर इस रिलेशन में है और 3,1 भी रिलेशन में है, पर हम देख सकते हैं 9,1 रिलेशन में नहीं है। ठीक है,
9,3 है रिलेशन में, 3,1 भी है, पर 9,1 ये रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब एक काउंटर एग्जाम्पल हमें मिल गया कि ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 5 क्या बोल रहा है, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स। तो आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स क्या होता है? आर इनवर्स क्या होता है पहले बोलो। आर इनवर्स बस डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो मतलब जो y और x है उनको इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पे आर इनवर्स जो आएगा, ये तो सारे 20 एलिमेंट्स आ जाएंगे ऐसे, 1 1 2 2 देन सो ऑन अप टू 20 20। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, 1,3 बन जाएगा, राइट, 3,1 बन जाएगा, 1,3, ऐसे ही 2,6, देन 3,9, ऐसे करते करते अप टू 6,18। तो ये तो आ गया आर इनवर्स। ठीक है, अब आर क्या है? आर हमारे पास ये 26 पेयर्स है, तो इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? हम देख सकते हैं क्लियरली, ये सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 1,1, देन 2,2, देन सो ऑन अप टू 20,20। यही 20 पेयर्स आएंगे आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में। अब ये तो एक आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब x इक्वल टू वाई। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन आने के कारण ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, राइट। तो आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गए यहाँ पे? 3, राइट। तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच जाए। तो इस सवाल में हमने देखा कि हमें पांचों स्टेटमेंट चेक करना था। तो ये सवाल लेंदी जा सकता है, इसलिए पहले राउंड में इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, राउंड 2 में करेंगे ऐसे सवाल अगर आ गया। ठीक है, जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऐसे वेरीफाई करने हो रहे हैं, वहां पे थोड़ा टाइम लेके हम सभी स्टेटमेंट्स को जज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 6 डिजिट इंटीजर हुज प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 2025। अच्छा, मतलब हमारे पास 6 प्लेसेस है, राइट, 6 प्लेसेस है, 2025 प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स होना चाहिए और डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3 इसका क्राइटेरिया क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, राइट। तो यही हमारा क्राइटेरियन है। अब यहाँ पे देखते हैं 2025 को कैसे लिख सकते हैं। 2025 होता है 45 का स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 3 to the power 4 टाइम्स 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 नंबर तो यही पे आ गए। ठीक है, तो 6 जो प्लेसेस है उनको ऐसे भर सकते हैं, 3 3 3 3, 4 3 ऐसे डाल दिया, फिर 5 5। ठीक है, अब और कौन सा वैसे हम फिलअप कर सकते हैं इन 6 प्लेसेस को, बोलो। यहाँ पे मान लो हम 3 और 3 को क्लब करके 9 बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक एक्स्ट्रा 1 लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6 डिजिट इंटीजर चाहिए। 5 डिजिट हो गया हमारे पास, तो छठा डिजिट जो होगा वो होगा 1। तो यहाँ पे 1 9 3 3 5 5 ऐसे। उसके बाद फिर से क्लब कर सकते हैं, देखो इन दोनों को। तो यहाँ पे अगर क्लब करेंगे क्या बनेगा, ये बनेगा, फिर से एक 1 लाना पड़ेगा, राइट। तो 9 9 और 5 5। अब देखो फिर से क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 और 9 को क्लब करेंगे तो यहाँ पे 45 बनेगा, पर 45 तो डिजिट नहीं है, सिंगल डिजिट नहीं है, राइट, वो तो डबल डिजिट इंटीजर है। बट यहाँ पे तो हमें डिजिट चाहिए, डिजिट में हमें सिंगल डिजिट इंटीजर ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे और कोई ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमें 3 केसेस में देखना होगा कहाँ पे सम डिविजिबल बाई 3 आर। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये डिविजिबल बाई 3 है, इन चारों का सम, इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस देखते हैं, 1 9 10 10 प्लस दिस इज 10, सो 10 + 10 20। ये 3 से डिविजिबल है, बट 20 नहीं है डिविजिबल, तो यहाँ भी रिजेक्ट हो जाएगा ये केस। इस वाले केस को देखते हैं, 1 1 2 2 + 10 12 + 18। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल आएगा, क्योंकि इनका सम 3 से डिविजिबल है, राइट। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास? डिस्टिंक्ट नंबर्स बोला है, राइट। तो यहाँ पे इनको अरेंज करने के जो टोटल तरीके होंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे कितने वो इससे हम अरेंज कर सकते हैं, बोलो। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
दो जगह पे सेम नंबर से 9 9, ठीक है, तो इनको अरेंज करने के लिए हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इनके लिए भी सेम 2 फैक्टोरियल, इनके लिए भी सेम 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाई, ये बन गया 8, ठीक है, तो 90, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो मेथड था वो काफी सिंपल था। बस हमें फैक्टराइज करके देखना था कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना था कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 आ रहा है कि नहीं। तो ये डेफिनेटली एक राउंड वन का सवाल माना जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो कम ही है। पीएनसी के सवाल ऐसे ही बहुत कम होते हैं कैलकुलेशन उसमें, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी सिंपल था और जल्दी जल्दी भी हो गया, तो इसे राउंड वन में कर सकते। तो आई होप तुम्हें ये वाला पेपर अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। आई होप तुमने इसे टाइम बाउंडेड मैनर में अटेम्प्ट किया होगा। पेपर का अगर एनालाइज करें, ये पेपर पिछले पेपर से, मॉक पेपर 2 से ऑब्वियसली इजियर साइड पे था, राइट। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो राउंड वन में करने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राउंड वन ही मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है, राउंड वन ही तुम मैक्सिमम यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे सारे क्वेश्चन, और 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि राउंड टू के लिए बच जाएंगे। तो तुम एग्जाम हॉल में ऐसे मान के नहीं जा सकते कि तुमने जिस डिफिकल्टी के पेपर सॉल्व किए हैं या फिर मॉक टेस्ट में जैसा आया है, प्रीवियस ईयर में जैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर का डिफिकल्टी रहेगा, ठीक है। पेपर का डिफिकल्टी वेरिएशन ऐसे पॉसिबल है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।